जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और क्लास में। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है 17वीं बीपीएससी के जो मैं मॉक टेस्ट और आपके क्लासेस ले रहा हूं। इसीलिए मैं साइंस का आपका एक और क्लास मैंने स्टार्ट किया है बीपीएससी साइंस का, जो 17वीं बीपीएससी के बच्चे हैं। तो 30 नंबर तो आपको यहाँ से उठाने ही उठाने हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हिंदी में दे दिया हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ूंगा, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों को चीज़ों को कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चंस को इधर उधर लगा दिया है। क्रिस्टल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस exhibit both in pyroelectric and piezoelectric properties, making it versatile for application in the field of electronics। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है जो आपका पायरोइलेक्ट्रिक और फिजियोइलेक्ट्रिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्वार्ट्स। जो क्वार्ट्स क्रिस्टल्स होते हैं ये आपके पीजियो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और ये आपके पायरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड। बताइए निम्नलिखित में से किस पर दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका सम ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। ऐसा यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर, ये भी मैंने जस्ट आपका जो इसकी जो मॉक टेस्ट थी इसे मैंने कराया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा यूनिट एब्जॉर्प्टिव पावर का क्या होता है, नो यूनिट। सो देयर इज अ नो यूनिट ऑफ एब्जेक्टिव। सो ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और जो डिस्टेंस इस आपका जो ग्रेविटी डिस्टेंस करती है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो नो पावर। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा रेज। गामा रेज जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सबसे हाईएस्ट वेव्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फ्यूरेंस। तो बताइए कि मेटलर्जिकल फ्यूरेंस के अंदर सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। तो ये आपका क्या होता है, ऑप्शन ए, क्या, पायरोमीटर। पायरोमीटर एक डिज़ाइन होता है जो हाई टेम्परेचर मेजर करता है और ये मेटलर्जिक फ्यूरेंस जो मतलब जहाँ पे टेम्परेचर की रीच बहुत हाई होती है वहाँ पे इसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर ड्रॉप्स कैन नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वह स्टिक नहीं होते किसी सरफेस पे, क्यों। क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो सेपरेशन ऑफ ऑयल और वाटर होता है, यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है बोथ फ्लूइड का। वाटर ड्रॉपलेट स्टिक होता है सरफेस पे ऑफ द बैग और उसका सरफेस टेंशन वाटर इंडिकेट करता है कि वो ड्रॉपलेट को वहाँ पे आसानी से क्या कर देगा, रुकने नहीं देगा ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ। वेयर विल बी द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्केव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो बताइए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। तो ये आपका यूज़ किया जाता है जेनर डायोड। जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का सेमीकंडक्टर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्टली यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट मतलब कौन सा यूज किया जाता है। तो आपका ये तो इजी है, टंगस्टन को यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन। तो बताइए कौन सा फैक्टर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी। When a body vibrates,
इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म अ हाई डेंसिटी एरिया नोन एज। जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो कंप्रेस करती है एयर को अपने सराउंडिंग में और हाई डेंसिटी एरिया फॉर्म होता है और उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है। वाई डज अ प्लेयर मूव हिज हैंड बैक व्हेन डायरेक्शन ऑफ बॉल मोशन व्हाइल कैचिंग द बॉल। जब एक प्लेयर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे क्यों करता है? क्यों? मोमेंटम ऑफ बॉल को चेंज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, किस चीज़ के लिए करता है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल, बॉल के मोमेंटम को कम करने के लिए कि चोट ना लगे। इफ़ टू बॉल कोलाइड इन द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेरी लेसर देन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है। The ratio of magnitude of the external force applied on a body to the magnitude of acceleration produced in the motion is known as। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? The ratio of the magnitude of the external force applied on a body to the magnitude of acceleration produced in its motion is known as inertial मास। इनर्शियल मास जो बॉडी का होता है वो मेजर करता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर अप्लाइड हो रहा है इन द प्रोपोर्शन इन प्रोड्यूसिंग मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द वाटर वेपर जो होता है एयर कंडेंस में वो कांटेक्ट होता है कोल्ड ग्लासेस के, जिसके चलते उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको ये बताना है। Escape velocity is the minimum velocity with a body should be projected from the earth's surface so that it could get out the gravitational field of the earth and never return to the earth। ये बात एकदम सही है कि जो आपकी escape velocity होती है ये मिनिमम स्पीड जो होती है ये रिक्वायर करती है लॉन्च करने के लिए एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ टू द मून। ठीक है। और जो escape velocity अर्थ की होती है वो 11.2 किलोमीटर होती है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और मून की 2.38 होती है। तो मतलब 1 2 3 इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है। तो वॉट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी आर यूनिट ऑफ एनर्जी। नो, दे आर नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, दे आर यूनिट ऑफ पावर। और दीज आर द यूनिट ऑफ पावर। नो, दीज आर नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, दीज आर यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो किलोवाट याद रखिएगा पावर का होता है और नहीं, हाँ किलोवाट आवर आपका एनर्जी का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। डिस्कवरी और साइंटिस्ट दिया है, बताइए इनमें से कौन सा गलत मैच किया गया। लॉ ऑफ फ्लोटेशन आर्चिमिडीज सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीवी रमन ये गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे सीवी रमन जी के बारे में, सीवी रमन, तो इनका क्या था? रमन इफेक्ट था। रमन इफेक्ट याद रखिएगा। रेडियम मैडम क्यूरियो, एटम जॉन डेल्टन। तो इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो बी वाला गलत था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन। द मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, बताइए झूले पर बच्चे की गति है क्या? तो ये आपका हो जाएगा, झूले पे वो झूल रहा है तो दिस मोशन टाइप इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा जैसे रॉकिंग चेयर हो गया, बाउंसिंग बॉल हो गया, तो ये सब हो गया। ठीक है। जब अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है सन के, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक मोशन। ऑब्जेक्ट लाइक द सन डैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो खुद का लाइट और एनर्जी गिव करता है। सन इज अ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट विच गिव लाइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक सेल को किस में यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन अलार्म क्लॉक में यूज किया जाता है, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियो, सब में यूज किया जाता है आपका इलेक्ट्रिक सेल। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंग इन विच डायरेक्शन। जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो किस डायरेक्शन में हमेशा शो करता है? तो ये हमेशा शो करता है आपका
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इस डायरेक्शन में होता है, तो ये हमेशा आपके किस डायरेक्शन में शो करता है, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? हाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, सही बनाया था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाई फ्रिक्शन। कौन सा इजिली चार्ज नहीं हो सकता बाई फ्रिक्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर रॉड। एक कॉपर रॉड जब हम रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जब गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज में गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। सिपलिंग ऑफ लाइट इनटू इस कंसिस्टेंट को कलर इज नोन एज। प्रकाश का अपने घटक रंगों में फैलना कहलाता है क्या? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। A generator convert mechanical energy to electrical energy. Yes, it is correct. Electric bulb convert electrical energy into heat energy. इलेक्ट्रिक बल्ब करता क्या है? एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और वो हीट या लाइट जनरेट करता है। बैटरी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये बात भी आपका सही है। स्टीम इंजन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, नहीं। स्टीम इंजन जो होता है वो आपका बॉइलिंग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, तो इसमें हम हीट एनर्जी को इसने उल्टा दे दिया, ये आपका गलत है। इसका मैं बता देता हूँ, जो आपका स्टीम इंजन होता है ये आपकी हीट एनर्जी को किस में चेंज करता है? काइनेटिक एनर्जी में, तभी तो आपकी मूव करती है। तो हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कौन करता है? आपका स्टीम इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। एक मिनट, डिस्टेंस भी होता है। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी बोला, मैग्नेटिक फील्ड, टाइम, डिस्टेंस, प्रेशर। तो जिसमें ओनली एक क्वांटिटी हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें बोथ क्वांटिटी होता है उसे वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका फोर्स हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, वेट हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेशर। मैग्नेटिक फील्ड, टाइम और डिस्टेंस, इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी कंटेन करता है, तो इसलिए स्केलर हो गया। वेक्टर पूछा था तो वेक्टर का आंसर आपका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। व्हाई डज अ गोलकीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल हिज हैंड बैक आफ्टर कैचिंग द बॉल। शॉर्ट मैंने अभी आपको क्रिकेट वाला बताया था, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने अब ये कर चुके थे पहले क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन पोल, ना। सेम ऑन द इक्वेटर एंड पोल, नहीं। इज लीस्ट ऑन द इक्वेटर। जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो कम होता है कहाँ पे? आपके इक्वेटर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। जो इनर्शिया होता है ऑब्जेक्ट का वो किस चीज़ को टेंड्स करता है? तो रिड्यूस स्पीड, नहीं। ट्राइज टू इंक्रीज स्पीड, नहीं होता। इट रेसिस्ट एनी चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन। द फोर्स बिटवीन, एक मिनट, द फोर्स बिटवीन फेविकोल एंड पेपर इज, बताइए। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बताइए द फोर्स बिटवीन फेविकोल एंड पेपर, फेविकोल और पेपर के बीच में कौन सा फोर्स होता है? तो ये टाइप का एडेसिव फोर्स होता है, जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस को स्टिक करते एक साथ जोड़ देते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स, वन सब्सटेंस का बॉन्ड हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। जो एडेसिव फोर्स होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैपिलरी एक्शंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए कौन सा इसमें से फॉलोइंग गलत है, सही है। फोटोन्स आर नॉट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये तो आपका सही है।
रदरफोर्ड डिस्कवर द, एक सेकेंड, इसमें तो पहला ही सही है तो बाकी तीन तो गलत होने चाहिए। रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन द एटम, तो रदरफोर्ड कह रहा है कि डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन इन द एटम, नहीं, रदरफोर्ड ने नहीं डिस्कवर किया था। ये किसने डिस्कवर किया था आपका, तो ये आपका डिस्कवर किया था चैडविक ने, ठीक है। चैडविक डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन द एटम, ठीक है। आगे बोला है द इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, नहीं, ये आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका पार्ट होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, 1 नहीं 2 प्रोटॉन और 2, ये याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए, एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सा गलत है। A mixture of sand and naphthalene can be separated by sublimation. The direct transformation of solid into gas is called sublimation और naphthalene is sublimated. तो ये तो बात एकदम सही है कि हम सब्लिमेशन से इसको कर सकते हैं, तो आपका आंसर ये इजी क्वेश्चन है। Which of the following statement is not correct? तो इसमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब सही नहीं है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बात सही है आपका। डिस्पाइट बिंग नॉन मेटल आयोडीन इज शाइनी, सही है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, लिथियम इज अ एसिडिक मटेरियल, ये आपका गलत है। क्यों गलत है, कोई मुझे बता सकता है? वाई लिथियम इज अ एसिडिक मटेरियल इज रॉन्ग। अगर इसका आंसर किसी को पता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका अगर आंसर सही होगा तो मैं उसे लाइक कर दूंगा, जिससे पता चल जाए कि आपको ये चीज़ें पता हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एनोडाइजेशन, तो बताइए एनोडाइजेशन क्या होता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम को, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम दिया है, हाँ दिया है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिक ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, हाँ इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है कोरिजन से। चलिए अब आगे देखते हैं। मैथ लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ पे लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, बताइए जर्मन सिल्वर किसका होगा। जर्मन, ये तो आपका निकल होगा, सोल्डर का टिन होगा, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, हाइपोसोडियम तो शायद पहला। Consider the following statement: the sun is the sources of energy for all ecosystem on the earth except deep hydrothermal ecosystem। क्या पूछा है? ट्रू पूछा है, ओके। दूसरा है द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसेस एंड देन टू कंज्यूमर इज मल्टी डायरेक्शनल, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ये बात एकदम सही है, और सन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इकोसिस्टम का, हाइड्रोथर्मिकल इकोसिस्टम में भी ये बात भी सही है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन कंज्यूमर इज मल्टी डायरेक्शनल, ये आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल नहीं होता, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मल्टी डायरेक्शनल नहीं यूनि डायरेक्शनल होता है। Which of the following statement is true regarding the energy pyramid of the food in the food chain? तो एनर्जी पिरामिड इन द फूड चेन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज इन वर्टिकल पोजीशन, हाँ, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, सही बोला। एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल, और एनर्जी लॉस्ट बोथ। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन रिलेवेंट सोलर रेडिएशन, बताइए कि क्या परसेंटेज होगा फोटोसिंथेटिकली का एक्टिव रेडिएशन में इन रिलेवेंट सोलर रेडिएशन में। तो ये कितना होगा आपका, लेस देन 50% होगा। कितना होगा? लेस देन 50%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इन
कम्युनलिज्म, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट द अदर इज हार्म्ड। कम्युनलिज्म में का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, मतलब दो स्पीसीज एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप में रहे, एक दूसरे के हेल्प करें, तो ना तो वो बेनिफिट देंगे और ना तो हार्म देंगे, तो ये तो गलत हो गया। इन कोऑपरेशन बोथ द ऑर्गेनिज्म नाइदर बेनिफिट और नॉर सफर लॉसेस, ये भी गलत हो गया। ट्रू पूछा था ना, हाँ तो दोनों गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कोअसिस्टेंस होता है ये रेसिडेंटियल अपग्रेड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इन सितु कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स और एक्स सितु कंजर्वेशन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। हाँ, सितु कंजर्वेशन आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट है और एक्स सितु कंजर्वेशन आपका वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क से है, ठीक है, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। 1 molecules of ozone contain 3 atoms while 1 molecules of ozone contain 2 atoms. Yes, it is correct. Ozone gas causes skin cancer in human. क्या ओजोन गैस स्किन कैंसर करता है? ना। Ozone is formed from oxygen due to effect of UV radiation in the higher level of atmosphere. Yes, it is correct. Option A. 43. Consider the following statement, which of the statement is true. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉजेज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, हाँ ये बात सही है, CFC गैसेस करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग एंड रेफ्रिजरेटर, हाँ ये बात भी सही है। इन 1987 इट वॉज एग्रीड दैट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम that the production of CNG would be controlled into 1992. 1987 में यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम में CFC वुड बी कंट्रोल एट, हाँ ये तो कहा था, 1992 नहीं कहा था, ये तो सही है 1987। 1987 है तो ये 1986 होना चाहिए था ना, एक साल पहले, इतना लंबा थोड़ी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फूड चेन, कौन सा इसमें से फूड चेन बना रहा है ये बता दीजिए। ग्रास, मैंगो, फिश, ना 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 ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज द एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द लार्ज क्वांटिटी इन द फूड चेन, बताइए कौन सा इसमें से केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फूड चेन में लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक बायो एक्युमुलेशन होता है जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो होता है इंक्रीज करता है। जैसे पेस्टिसाइड्स है तो पेस्टिसाइड्स जो हायर लेवल होगा फूड क्लाइम में वो बढ़ते जाएगा, ग्रेटर इम्पैक्ट डालेगा टॉप ऑफ द फूड चेन में, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लेते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और विच वन इज ट्रू, आपको ये बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। In this property, modern periodic table, the element are periodically function of their atomic number. सही है कि इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है न्यूक्लियस इन द एटम में, तो ये बात आपका सही है। इट हैज़ 7 ग्रुप एंड 18 पीरियोडिक, क्या इसमें 7 ग्रुप और 18 पीरियोडिक हैं? देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियोडिक, ये गलत है, उल्टा हो जाएगा। 18 पीरियड है, 7 ग्रुप हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन फंसाने की कोशिश की जाएगी। वाई इज पोटेशियम पर मैग्नेट यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, क्यों पोटेशियम पर मैग्नेट को हम यूज़ करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए? क्योंकि ये आपका क्या होता है, सो इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो किल करता है बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ को जो वाटर में होता है, और ये डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ होने से।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोवलेंट बॉन्ड्स, तो बताना है इनमें से कौन सा गलत है। दे आर कनेक्टेड बाय अ पेयर ऑफ प्लैनेट्स बिटवीन द टू अनरिलेटेड एटम, तो ये तो सही है। द मॉलिक्यूल्स विथ दिस बॉन्ड हैड अ वीक बॉन्ड बट इट इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज हाई, ना ये आपका गलत होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ्रॉम विद इन अ मॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई नहीं होगा, और ये वीक बॉन्ड नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग होता है, और ये हाई नहीं लेस होगा। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपका किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो आपका लेस होता है। क्यों? क्योंकि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना इस कंपाउंड की, वो आपकी लो होती है। जनरली कोवलेंट केमिकल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। तो आपका गलत पूछा था ना इसमें, क्या पूछा था, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपका 2। चलिए 49, कंसिडर्ड एंड डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसिड एंड कैंसर, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है रिगार्डिंग द एसिड एंड कैंसर। एसिड, द टेस्ट ऑफ एसिड इज बिटर, ना ये तो पहले ही गलत है। द टेस्ट ऑफ एसिड इज सॉर होता है, बेस का बिटर होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड वाइल बेसिस टर्न रेड, हाँ ये सही है। एसिड एंड बेस कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, डेट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो ओनली 2। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच वन इज ट्रू, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। द ह्यूमन बॉडी फंक्शन बिटवीन पीएच रेंज ऑफ 7 से लेकर 7.8 तक, तो बताइए कि ये आपका सही है कि गलत है। ह्यूमन बॉडी फंक्शन 7 से 7.8 तक करता है, हाँ ये करता है, तो आपका ये सही है। When the pH value of rain water becomes less than 5.6, the water is considered to acid rain water। अभी जस्ट मैंने बताया था क्या कि 4.2 से 4.4 होता है तो वो आपका एसिड रेन वाटर हो जाता है। तो 5.6, when the pH value of teeth increases, tooth decay start, टूथ डिके स्टार्ट होगा जब पीएच वैल्यू लेस जाएगा। नहीं ये तो गलत होगा, इंक्रीज नहीं, जब पीएच वैल्यू लेस होती है ना तब टूथ डिके आपका स्टार्ट होता है। तो तीसरा तो होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, तो आपका ये दूसरा, इसका मतलब ये सही है। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर बिकम लेस एसिडिक, अच्छा लेस देन इतना, देन वाटर कंसिडर, अच्छा एसिडिक रेन वाटर, बाकी यहाँ पे 5.6 से नीचे, मतलब 5.4 से जितना नीचे पानी जाएगा ना वो आपका एसिडिक होते जाएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। आप पहले इसमें अपना रिस्पॉन्स दीजिए, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगा, मैंने ये न्यू किया कि थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग अलग करते रहने चाहिए जिससे आपको फ़ायदा मिले। अगर आपको इससे फ़ायदा मिला तो कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी ये पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।